नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस की एक रामबाण सीरीज। यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस के साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया चमड़ा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, पूरे महत्वपूर्ण शोध संस्थान के बारे में डिस्कस कर लें कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आप सबके जीके जीएस में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा आरओ की, यूपी पेट की, लेखपाल की, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की, एसएससी जीडी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो सीरीज आप सबके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है चमड़ा शोध संस्थान। तो चमड़ा शोध संस्थान आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? गन्ना शोध संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है। इसके बाद सब प्रोग्राम हार्टिकल्चर का संस्थान भी आपके लखनऊ में स्थित है। इसके बाद आपको शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट पूछेगा तो आपके कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च, शुगर केन में गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कहाँ पे? लखनऊ में। अगर शुगर इंस्टीट्यूट पूछेगा तो आपके कानपुर में स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? दलहन अनुसंधान केंद्र आपके कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर में स्थित है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान आपके कानपुर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? इज्जत नगर बरेली में स्थित, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है आपके वाराणसी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा और इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा गया, इसलिए किसी न किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने सारे का एक साथ समावेश कर लिया है कि भाई अगर वो क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है वापस ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ये आपके झांसी में है और झांसी में ही आपके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा मिलता है। चारों गलियारे कहाँ पे मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। अच्छा, झांसी से 1857 के विद्रोह में शामिल कौन हुआ था? झांसी से 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ह्यूरोज ने कुछ लिखा था। ह्यूरोज ने अपनी आत्मकथा में रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में अकेला मर्द कहा था। अच्छा, ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने क्या किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारतीय औद्योगिक संस्थान कहाँ पे? भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोई। उत्तर प्रदेश में जो भदोई की कालीन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो मुरादाबाद पीतल के प्रसिद्ध है। अभी जो आपकी नई संसद भवन बनी थी, नई संसद भवन में भदोई की कालीन को बिछाया गया था, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताइए, नई संसद भवन का निर्माण कैसे हुआ था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा नई संसद भवन का निर्माण किया गया था। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को हमने नई संसद भवन का उद्घाटन किया था। वीर सावरकर की जयंती 28 मई को मनाते हैं। वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य पर ही नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। अभी आपको पता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए शपथ ग्रहण हो चुका है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पुनः प्रधानमंत्री कौन बने? हमारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अच्छा, नरेंद्र मोदी के अलावा किसी के पास ये रिकॉर्ड है क्या कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे है? आर्टिकल 74 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। तो फिर राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 वर्ष। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष आपके। मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 18 वर्ष। पहले मतदाता की आयु कितनी थी? 21 वर्ष।
बाद में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ये क्लास आप सबकी रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को रैपिड रूप से रिवीजन करेंगे। ये सारे पॉइंट को अगर आप इससे कम टाइम में रिवीजन कर पा रहे तो आपको क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है। लेकिन अगर इतने सारे पॉइंट को इससे कम टाइम में आप रिवाइज नहीं कर पा रहे तो क्लास को देखिए, सिर्फ क्लास नहीं देखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाने हैं और पढ़ने हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आगे देख लेते हैं। इसके साथ भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पे, चौका घाट आपके वाराणसी में। हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। हमने कहा था हम विदेश में बने हुए वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय हथकरघा, भारतीय चरखे द्वारा बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। इसलिए 7 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ साथ 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था, इसलिए 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस के साथ भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, अभी नीरज चोपड़ा ने कौन सा अवार्ड जीता है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पे, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे, नोएडा में। और अभी हाल ही में कहा गया जो मोटो जीपी रेस होगी, मोटो जीपी रेस का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड कहाँ पे, कानपुर में स्थित है। ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे, सैफई इटावा में स्थित है। औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ पे, कानपुर में। अच्छा, कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों के विकास के लिए हमने एक बैंक बनाई थी, सिडबी बैंक। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, सिडबी बैंक का गठन हुआ था 1990 में। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर आपके यूपी के लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पीएनबी बैंक के बारे में जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक की स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय ने की थी। पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, भारत में पहली आधुनिक बैंक कब खोली गई थी, 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि आपकी पहली आधुनिक बैंक है। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खोला। ये भारत की ऐसी बैंक थी जिसका स्वामित्व भी भारतीयों के पास था और इसमें लगाई गई पूंजी भी भारतीयों की थी। कौन सी बैंक थी, 1911 में खोली थी हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का खोला गया था, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था और इंपीरियल बैंक में कौन से बैंकों को विलय किया गया था, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखो, सीरीज देखने का फ़ायदा तब है जब आपको प्रीवियस क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें याद हों। अगर आपने क्लास देख ली, सुन ली, चीज़ें याद नहीं हो रही तो क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये टाइम में ना संघर्ष कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। और आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस टाइम पे बहुत ही एक्शन के मोड में है, तो बस यही एक मौका है, यूटिलाइज कर लीजिए, वरना इसके बाद कब वैकेंसी जाएंगी पता नहीं है। बहुत जल्द आपका पेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। यूपी में आपको बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, टीजीटी पे पदों पर आएगी। इसके साथ साथ आपकी आरओ की एग्जाम डेट आ चुकी है, पीसीएस का भी एग्जाम है, तो ये क्लास आप सबके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत जल्द आपको खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, तो इन सब वैकेंसी के लिए खुद को तैयार करिए, अभी टाइम में मेहनत कर लीजिए। जीएसटी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को हमने लागू कैसे किया था, जीएसटी को लागू किया था विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर। जीएसटी हमारे 3 स्तर पर लगता है। जीएसटी एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर किया जाता है। जीएसटी कैसा टैक्स है, तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसके ऊपर टैक्स लगा और उसी को टैक्स भारित करना होगा। अब जैसे आपकी आय पर टैक्स लगा तो आयकर आप भरेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर लगा उसके साथ साथ उस चेन में जो भी आएगा उसको भारी करना पड़ेगा।
जैसे मान लीजिए कि आपने आज एक कोई बुक बनाई, तो इस बुक में जीएसटी लगी। अगर आपने जीएसटी दिया तो आप क्या करोगे, बुक के प्राइस में जीएसटी शामिल कर दोगे। तो जो बुक खरीदेगा वो भी क्या करेगा, जीएसटी को पे करेगा। तो जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के कितनी दरें हैं, तो जीएसटी के 5 स्लैब हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। ये क्या है, जीएसटी के स्लैब हैं। जीएसटी के स्लैब का निर्धारण कौन करता है, जीएसटी की दरों को निर्धारण कौन करता है, जीएसटी परिषद। इसके लिए क्या है, जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है, जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं वित्त मंत्री जी। तो अभी तक हमारी 17वीं लोकसभा चुनाव में वित्त मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी पहली महिला है जो कि पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहली महिला जिसने बजट पेश किया था तो कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी एक टाइम पर प्रधानमंत्री भी थी और उन्होंने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। तो इंदिरा गांधी पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया है। पहली महिला पूर्णकालिक मंत्री कौन है जो बजट में रही, जिन्होंने बजट पेश किया, तो निर्मला सीतारमण जी। पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी पहली महिला रक्षा मंत्री भी है। अच्छा, जीएसटी का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे, अनुच्छेद 246A में क्या किया गया, जीएसटी का उल्लेख है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का उल्लेख कहाँ पे, 279A में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया था, 101वां संविधान संशोधन किया था जीएसटी के लिए। जीएसटी लागू कब होता है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। इसीलिए हम 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। जीएसटी का उल्लेख हमारे संविधान की किस अनुसूची में है। आप सबको पता है कि हमारे संविधान में क्या, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो अनुसूचियों में विषयों का विभाजन किया गया है। जैसे 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य की शक्तियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। तो जीएसटी आपका किसके अंतर्गत आएगा, तो जीएसटी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। जीएसटी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा। जीएसटी के एक अलग से वीडियो पड़ा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश साक्षरता के बारे में आया था। उत्तर प्रदेश की जनगणना से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जनगणना का उल्लेख हमारे संविधान की किस सूची में किया गया है, तो जनगणना का उल्लेख हमारे संविधान के संघ सूची में किया गया है। जबकि जनसंख्या का उल्लेख किसमें, जनसंख्या का उल्लेख हमारे संविधान की समवर्ती सूची में किया गया है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है तो 67.2%। उसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 77 पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता 57.20 महिला साक्षरता है। अच्छा, 2001 से 2011 के दोनों साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई, 11.36 की वृद्धि हुई। जनगणना कितने वर्ष पश्चात की जाती है, तो जनगणना आपके 2 वर्ष के पश्चात की जाती है। पहली बार जनगणना कब हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, मेयो के कार्यकाल में। इसके बाद पहली बार 10 की जनगणना कब हुई थी, 1881 में। किसके कार्यकाल में हुई थी, रिपन के कार्यकाल में पहली बार 10 की जनगणना हुई थी। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, आपको गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। अब आपको क्रम से 3 के नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर को टफ करने के लिए क्या कर देते हैं, 3 नाम दे देते हैं कि इनको सुमेलित करिए। तो मैक्सिमम साक्षरता सबसे पहले कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर में, उसके बाद आपके औरैया। तो मिनिमम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता कहाँ पे, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। ये पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। और नॉर्मली साक्षरता पूछिएगा तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया की है। क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। अच्छा बताइएगा, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है, यूपी का लिंगानुपात है 912, जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। भारत का लिंगानुपात है 943, जबकि यूपी का कितना है 912। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ये क्या होता है लिंगानुपात।
तो उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं, जबकि भारत का पूछोगे तो भारत का 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। अच्छा, सर्वाधिक अच्छा लिंगानुपात कहाँ का है? तो सर्वाधिक अच्छा लिंगानुपात कहाँ का है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अच्छा, मैक्सिमम सबसे अच्छी साक्षरता कहाँ पे? मैक्सिमम साक्षरता है आपकी केरल में, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। आगे देख लेते हैं। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा है, अर्थात 1000 पुरुषों में से 1000 से ज़्यादा महिलाएं। जैसे जौनपुर में 1024 महिलाएं हैं, आजमगढ़ में 1019 महिलाएं और देवरिया में आपकी 1017 महिलाएं। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे? न्यूनतम लिंगानुपात है आपके गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, कानपुर, बांदा और मथुरा। गौतम बुद्ध नगर में कितना है? 1000 पुरुषों में 851 महिलाएं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने इन सारे टॉपिक को डिस्कस किया। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वीडियो कैसे लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा, और PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए।